हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के बायोलॉजी लेक्चर में। हम बात कर रहे थे कुछ अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में वायरसेस के बारे में पढ़ा और आज वायरसेस जैसे ही कुछ और हम अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक मिस्ट्री है बहुत बड़ी। इनको कहीं पर भी क्लासिफाइड नहीं किया गया। नेचर कहीं ना कहीं हमें चैलेंज कर रही है कि है अगर आप में दम तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके दिखाए। वायरोइड्स के बारे में हम सबसे पहले समझने वाले हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. 1971 में डाइनर ने पोटैटो के अंदर एक डिजीज को ऑब्जर्व किया, जिसमें आप देखिए फिगर के अंदर पोटैटो का जो शेप वो ट्यूब जैसा हो जाता है। इस वजह से उसने इस डिजीज का नाम रखा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। उसने ऑब्जर्व किया कि ये डिजीज के लिए जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतना छोटा है कि वायरस इससे भी उसकी साइज बहुत छोटी है। आप सब जानते हैं कि वायरस बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है, इवन वो सेल भी नहीं है। उनके पास प्रोटीन का एक एनवलप होता है, कोटिंग होता है, जो प्रोटेक्ट करता है डीएनए को या तो आरएनए को। पर वायरोइड्स तो सिर्फ और सिर्फ घूमता फिरता छोटा सा आरएनए का टुकड़ा है, उसके पास कोई प्रोटीन लेयर नहीं। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, वो फ्री आरएनए था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, उसके पास कोई प्रोटीन एनवलप भी नहीं था। हेंस द नेम वायरोइड्स, इस वजह से उनका नाम वायरोइड्स रखा गया। द आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मोलेक्युलर वेट। ये आरएनए का टुकड़ा बहुत ही छोटा है, इस वजह से इसका मोलेक्युलर वेट भी काफी कम है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि वायरोइड्स के कुछ डिजीजेस प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं, पर एनिमल्स में वायरोइड से कोई डिजीजेस नहीं होते। जबकि कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप ऐसा मानता है कि वायरोइड्स की वजह से ह्यूमंस के अंदर अल्जाइमर नाम का डिजीज होता है। अल्जाइमर डिजीज का मतलब है भूलने की बीमारी। आप गूगल पे अल्जाइमर के बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अल्जाइमर के लिए वायरोइड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और कुछ ग्रुप ऐसा मानता है कि वायरोइड्स रिस्पॉन्सिबल है अल्जाइमर के साथ। हमें आज तक नहीं पता कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है। बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की हमें ज़रूरत है। ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो रिसर्च में अपना इंटरेस्ट दिखाए और इस मिस्ट्री को सॉल्व करें। लाइकेन्स, कुछ लोग लिचेंस भी प्रोनाउंस करते हैं। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन आल्गी एंड फंगी। आल्गी और फंगी के बीच का ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइकेन्स जो है वो एक्चुअल में आल्गी और फंगी की एक बेस्ट फ्रेंडशिप, जो अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप है, उनका एग्जाम्पल है। दो फ्रेंड्स कैसे आपस में एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं, कहीं ना कहीं आल्गी और फंगी भी बेस्ट फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप से एक दूसरे से जुड़ी है। दोनों एक दूसरे को फायदा देती है। द algal component इज नोन एज फाइकोबायोनेंट। लाइकेन्स के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स है, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन है। जो algal वाला पार्ट है, algae वाला कंपोनेंट है, उसको हम फाइकोबायोनेंट कहेंगे, और लाइकेन्स के अंदर जो फंगी वाला कंपोनेंट है या पार्ट है उसको हम माइकोबायोनेंट कहेंगे। क्योंकि आल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो उनकी स्टडी के ये जो वर्ड्स हैं वहीं से फाइकोबायोनेंट एंड माइकोबायोनेंट वर्ड्स आए, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। आप सब जानते हैं कि आल्गी ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है, जबकि फंगस जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, फूड के लिए डिपेंडेंट होती है। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस और आल्गी का मिक्सचर है, इसलिए ना इसको आप फंगी कह सकते हैं ना आप इसको आल्गी कह सकते हैं।
ना आप इसको प्लांट किंगडम में एल्गी के ग्रुप में रख सकते हैं, ना तो आप इनको फंगस किंगडम में रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसी रीज़न से लाइकेंस को कहीं पर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाइड नहीं किया गया। Algae prepare food for fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. algae अपना खाना खुद बना सकती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो वो फंगी के लिए भी फूड सप्लाई करती है। और फंगी बदले में क्या हेल्प करती है अपने पार्टनर को? फंगी प्रोवाइड शेल्टर, वो शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। फंगस का स्ट्रक्चर हाइफे शो करता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर के जरिए फंगस मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर algae तक पहुंचाती है, जिसकी मदद से algae अपना फूड प्रिपेयर करती है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. लाइकेन का स्ट्रक्चर देखकर ये नहीं लगता किसी को कि उसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स छुपे हुए होंगे, उसमें algae भी होगी, उसमें फंगस भी होगी। आपको एक सिंगल इंडिविजुअल दिखेगा, क्योंकि ये इतने क्लोजली एसोसिएटेड है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स है। देखिए, इस वजह से ही मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर शो किया है। फंगस हाइफे आपको इमेज में दिख रहे हैं, किस तरीके से फंगस के हाइफे ने algal सेल को कवर कर लिया है। इनका इतना क्लोज एसोसिएशन है कि कोई देख के बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि लाइकेंस में दो ऑर्गेनिजम्स छुपे हुए हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। कहा जाता है कि लाइकेंस पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होती। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर है, उनसे सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है लाइकेंस को, इसलिए जहाँ ज़्यादा सल्फर है वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं हो सकती। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं होती वो एरिया पोल्यूशन वाला है, जहाँ लाइकेंस अब भी ग्रो हो रही है वो एरिया नॉन पोल्यूटेड एरिया है। प्रायोन्स, ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है। कुछ लोगों की बुक्स में प्रायोन्स है, कुछ लोगों की बुक में प्रायोन्स का टॉपिक नहीं दिया है। प्रायोन्स को भी अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में ही इंक्लूड किया गया है। इन मॉडर्न मेडिसिन, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। मॉडर्न मेडिसिन साइंस ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये, कुछ ऐसे भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं जो न्यूरल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से। आपको फिगर में मैंने दिखा रखा है कि नॉर्मल प्रोटीन का फोल्डिंग कैसा होता है और यही प्रोटीन जब एबनॉर्मली फोल्ड हो जाता है तो उसकी पैटर्न कैसे हो जाती है। द एजेंट वो सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, इनकी साइज करीबन वायरसेस के जितनी ही होती है। दिस एजेंट्स वेर कोल्ड प्रायोन्स, इन्हीं को हम प्रायोन्स कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रायोन्स है वो एक्चुअल में प्रोटीन्स ही है, बस उनका फोल्डिंग जो है वो एबनॉर्मली हो चुका है। The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, short में BSE भी कहते हैं, commonly called mad cow disease in cattles. Cattles के अंदर प्रायोन्स के जो डिजीज होते हैं उनमें सबसे कॉमन है
बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इस डिजीज को ऐसा नाम क्यों मिला? आप फिगर में देखिए, मैंने नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाया है और जिनको BSE नाम का डिजीज हुआ है उनका ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन में न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं और इस वजह से स्पंज जैसा अपीयरेंस क्रिएट होता है। इस वजह से स्पॉन्जिफॉर्म नाम आया। एनसेफेलो वर्ड ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जैसे ब्रेन के अंदर से जो वेव्स होते हैं उनके ग्राफ को हम एनसेफेलोग्राम कहते हैं। ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है तो एनसेफेलाइटिस कहते हैं। तो एनसेफेलो का मतलब होता है रिलेटेड विथ ब्रेन। इस वजह से इस डिजीज का नाम हो गया स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इसको कॉमनली मेड काउ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब भी ये डिजीज स्प्रेड होता है तो कैटल्स के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आता है। इसका एक वेरिएंट भी है, इट्स एनालॉग वेरिएंट CR जैकोब डिजीज CJD इन ह्यूमंस के अंदर प्रायन CR जैकोब नाम का डिजीज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस डिजीज का फिलहाल हमारे पास कोई भी क्योर नहीं है। कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स जो है वो अल्जाइमर जैसे दिखते हैं। इंसान धीरे धीरे चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है और हमारे पास इसका कोई परमानेंट क्योर अवेलेबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिन कैटल्स को स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी नाम का डिजीज होता है, अगर उनका मीट हम पका के ना खाए, कच्चा खाए, प्रॉपरली कुक्ड ना हो अगर वो मीट, तो वो अनफोल्डेड प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उनसे CR जैकोब डिजीज होता है। प्रायन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। अभी भी रिसर्च की ज़रूरत है कि प्रायन्स को हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। दी एंड। सुनना बहुत ही मुश्किल टास्क है, बोलना बहुत इजी है। इसलिए कहा गया कि स्पीकर बनना इजी है पर लिसनर बनना नहीं। आप सब ने इस पूरे चैप्टर को इतने ध्यान से सुना, आप ग्रेट लिसनर बने रहे, उसके लिए आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, एंड ऑफ समवन स्टोरी इज द बिगिनिंग ऑफ अदर्स। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के वक्त भी बताया था, किसी की स्टोरी का अंत आपके लिए नई शुरुआत हो सकती है। टीचर्स जब लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, जब चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो शुरुआत होती है आपके लर्निंग की। तो मुझे विश्वास है आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। अगली बार हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर में।